Everyone here, please. So we are doing a device, right? So it is an electrical device, and we call it as Wheatstone bridge. तो बाय द वे व्हीटस्टोन ब्रिज इसे नाम इसलिए दिया क्योंकि चार्ल्स व्हीटस्टोन जो है साइंटिस्ट का ही नाम था, राइट? तो इसलिए इसे व्हीटस्टोन ब्रिज नाम दे दिया। और यहाँ पे इस व्हीटस्टोन ब्रिज में यू कैन सी वी हैव 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड, P, Q, R and S। ऑब्वियसली ये चारों रेजिस्टेंस की वैल्यूज अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिपेंड्स। और इनको हमने जो है कनेक्ट कर दिया है एक पोटेंशियल के साथ, ठीक है? साथ में एक लगा दिया यहाँ पे की। तो अभी ये जो हमने की कनेक्ट की है, अगर हमने की को ओपन रखा है तो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, बट व्हेन यू एज यू क्लोज द की द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है जरा ध्यान देखना। बाय द वे ये ब्रिज होता किस लिए, इसका यूज क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं। इस ब्रिज को हम यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। क्या करने के लिए? सो दिस ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। मान लो मेरे पास कोई एक अननोन रेजिस्टेंस जो मुझे पता नहीं उसकी वैल्यू कितनी है। दैट अननोन रेजिस्टेंस कैन बी एनीथिंग। वो एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है या फिर एक डिवाइस भी हो सकता है। मान लो मेरे पास कोई एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मुझे उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस डिवाइस को मान लो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया P की जगह पे, ठीक है? तो मुझे ये सर्किट में मुझे Q पता होगा, S पता होगा, R पता होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमने लगा रखे हैं, और ये जो P है वो अननोन है जो हमने एज अ डिवाइस कनेक्ट किया है। सो वी कैन फाइंड आउट दिस बाय सम रिलेशंस जो अभी हम प्रूफ करेंगे। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। इसके बाद हम जो मीटर ब्रिज करेंगे वो भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का ही एक तरीका है, पर उसमें थोड़ा सा जो है स्टेप्स कुछ थोड़े से अलग हैं। अच्छा, बीच में हमने यहाँ पे लगाया है गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया है? Now everyone knows that what is galvanometer. So it is a device which is used to measure a small amount of current. Ammeter is used to measure large amount of current. तो ये एक गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है। इसे लगाने का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इसके बिना ये ब्रिज हमें कभी भी बैलेंस कंडीशन नहीं देगा। ना जब हम यहाँ पे बात करते हैं बैलेंस कंडीशन, उसका मतलब क्या होता है? जब भी मैं किसी भी ब्रिज में बैलेंस कंडीशन बोलूंगा, राइट, तो इसका मतलब होगा कि जो मेरा करंट IG है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है वो कितना होगा? ये जीरो कब होगा? जरा बात ध्यान सुनना। ये जीरो तब होगा बच्चों, ये जो मेरा B है और ये जो D है, अगर मैं बोलूं इसके अक्रॉस, देखो जब भी कोई करंट जाता है B से D करंट कब फ्लो होगा? जब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने का एक ही रीजन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो। तो ये बैलेंस कंडीशन हमें तब मिलता है जब पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट, जिस वक्त इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहां पे IG जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। और IG जब जीरो होगा तब हम बोलेंगे कि ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ये अब बैलेंस्ड है। ये क्या है? और उस बैलेंस ब्रिज के लिए ध्यान सुनना, उस बैलेंस ब्रिज के लिए हमें कंडीशन लाएंगे। अभी ये मैं अभी ओवर डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं इसको, ठीक है? करना क्या है इसके अंदर, मैंने कहा ये 4 रजिस्टर कनेक्ट किए हुए हैं, 4 रजिस्टर हमारे नोन होंगे, उनके लिए हमें कंडीशन ड्रॉ करेंगे। बट बेसिकली ये डिवाइस हम यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो किसी भी एक रेजिस्टेंस की जगह पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दोगे और आप फाइंड आउट करोगे उसकी वैल्यू कितनी है। बैलेंस कंडीशन मैंने क्या बताया? किसी भी ब्रिज में बैलेंस कंडीशन तब होगा जब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना जाएगा? जीरो। बाकी पार्ट्स में करंट होंगे बट यहाँ पे करंट कितना होगा? और करंट जीरो होने का रीजन क्या होगा? पॉइंट B और पॉइंट D पे पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि जब भी पोटेंशियल इक्वल होता है करंट फ्लो नहीं होता है। अभी आपने देखा है झरने से पानी तब गिरेगा ना जब झरना होगा ऊपर से नीचे। अगर दोनों सेम लेवल में तो पानी किधर फॉल होने वाला है? कहीं नहीं फॉल होने वाला है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। So there should be a potential difference to flow the energy. तो एनर्जी फ्लो होने के लिए, जैसे कि यहाँ पे करंट है, करंट को भी फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो IG क्या हो जाएगा? इसके थ्रू करंट हो जाएगा जीरो। तो करंट सिर्फ जाएगा इन रेजिस्टेंस के थ्रू। ओके, अब इस कंडीशन को करेंगे कैसे? इसे करने के लिए हमने पहले लूप कंसिडर करना है। मान लो हमने पहला लूप ले लिया। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है? बैटरी है, यहां से हमारा कुछ करंट I निकला। कितना निकला? ये I करंट पहुंचा इस पॉइंट A पे। यहाँ पे आप जंक्शन लॉ लगा सकते हो, राइट?
तो आई करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, I1 और I1 गया P के क्रॉस, I2 गया R के क्रॉस। फिर यही I1 करंट आगे आ गया B पे, यहां भी जंक्शन लॉ लगेगा। अब I करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक जा रहा है गैलोमीटर के थ्रू और एक जा रहा है Q के थ्रू। तो गैलोमीटर के थ्रू जो गया उसको मैंने बोल दिया IG, और Q के थ्रू जो गया, अब यहां से आया था I1, तो I1 में से IG माइनस कर दो तो उतना करंट यहां से जाएगा, बराबर। I1 माइनस IG, बचा हुआ करंट यहां से गया। सेम अगर यहां पे देखोगे, देखो दोनों करंट इस पॉइंट D की बात करते हैं, दोनों करंट जो है यहां पर आ रहे हैं D के पास, बराबर। तो ये करंट D के पास आया, ये भी करंट D के पास आया, और ये यहां से बाहर निकल रहा है। तो जंक्शन लॉ के हिसाब से जितना करंट अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। तो अंदर कितना आया I2 और IG, तो बाहर कितना जाएगा I2 प्लस, ठीक है। फिर ये यहां पे मिल गए। अब ये सारा जो टोटल करंट है, जितना करंट अंदर आता फिर से उतना ही बाहर निकल रहा है हमारा, तो टोटल हमारा कितना बाहर निकलेगा फिर I, और ये I करंट हमारा जो है यहाँ पे फ्लो होता जाएगा। तो ये हमारा करंट फ्लो का डायरेक्शन हो गया। अब आप लूप कंसिडर करोगे, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। एग्जाम में आया तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बना करके इसको एक्सप्लेन करना है। देयर आर 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सर्किट P, Q, R and S. A galvanometer is connected across point B and D as shown in the figure. The circuit is connected with a potential difference with EMF E across point A and C. ये सारी चीज़ आपको एज अ स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, ओके। अब आते हैं इसके सर्किट सॉल्यूशन पे। तो हम सबसे पहले जो है लूप कंसिडर करते हैं, ABD। तो हमने लूप ले लिया ABDA। अब आप चलो शुरू हो जाओ। तो A से B जा रहे हो, एक रेजिस्टर आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा। बताओ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव? क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेरी गुड। तो दिस इज माइनस I1P। ओके, फिर हम जा रहे हैं B से D। अब ये गैलोनोमीटर है, मान लो गैलोनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने G मान लिया। क्या मान लिया? ठीक है। करंट जा रहा है IG, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस IG। IG इज द करंट जो गैलोमीटर के थ्रू जा रहा है, और गैलोमीटर के रेजिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? G। तो IG। फिर हम जा रहे हैं D to A, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा प्लस I2R इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। ओके, तो यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव अगर हम एक साथ कर दें, ये नेगेटिव वाले को सबको वहां लेके चले जाए, तो मुझे या फिर साइन माइनस I1P माइनस IGG, ये उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव I2R। सबको साइन चेंज कर दिया, तो I1P प्लस IGG इक्वल्स टू प्लस I2R। ये हमारा हो गया एक कंडीशन, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, दूसरा लूप लेते हैं BDCB, ठीक है। सो इन लूप BCB, ओके, BDCB। तो चलो B से D आ रहे हैं, सेम वापस माइनस IGG। D to C जा रहे हैं, माइनस I2 प्लस IG इंटू क्या है? S। फिर प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा I1 माइनस IG Q इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस माइनस वाले जो है, ठीक है, सेम उसी तरह करते हैं। तो मैं अगर इसको वहाँ लेके आता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर इसको पॉजिटिव के टर्म में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा IGG प्लस I2 प्लस IGS इक्वल्स टू I1 माइनस IGQ, ठीक है। पॉजिटिव टर्म में लिख दिया मैंने, एक स्टेप मिस किया यहाँ पे। इसको उधर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर सबको मैंने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। क्लियर दिस मच? तो ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब इन दो कंडीशंस में जरा बात ध्यान देना, इन दोनों कंडीशंस में
अब मैंने कहा कि मुझे ब्रिज को बैलेंस करना है, क्या करना है? सो फॉर द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज व्हाट इज योर IG? सो फॉर द बैलेंस कंडीशन IG इज 0। और आपका जब IG 0 होगा बच्चों, IG जब 0 होगा, कब होगा? when your potential difference across B and D is for the balance condition IG is 0 at VB equals to VD। तो अगर IG 0 है तो मैंने IG 0 अगर सारे इक्वेशन में लगा दिया तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? तो ऊपर वाले इक्वेशन में हो जाएगा I1P इक्वल्स टू, क्योंकि ये IG 0 हो गया तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो उससे छोड़ दो, बचा क्या? I1P इक्वल्स टू I2R। ये हो गया मेरा, मान लो इक्वेशन 1। दूसरे केस में IG 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो I2S I1Q है ना? ओके, तो हो गया I2S इक्वल्स टू I1, ये हो गया मेरा सेकेंड कंडीशन। अच्छा, सेकेंड कंडीशन में मैं एक काम करता हूँ, I1 को पहले लिखता हूँ, I2 वाले को बाद में, इक्वल है, दोनों को लिख सकते हैं हम। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे पहले I1 है और मेरे को दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है? इसको हम पहले लेते हैं, उसको बाद में लेते हैं। तो ये तो I1Q इक्वल्स टू, इसको मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ, ठीक है? हमने ले लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 आप देख रहे हो, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूँ, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा बोलो? I1 कैंसिल, बचेगा P बाय Q इक्वल्स टू R बाय, बस बच्चों यही हमारा बैलेंस कंडीशन है। तो अब देखो जरा, अगर आपको P की जगह पे आपने मान लो कोई अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, तो वो P आपके लिए अननोन है, उसको आपने P रहने दिया। बाकी आपको R पता है, S पता है, Q पता है, R पता है, S पता है, Q पता है, क्या इन सबको पुट करके P निकल जाएगा? राइट। सो इस तरीके से ये जो हमें बैलेंस कंडीशन के लिए जो मिला है इक्वेशन, वो आपको याद रखना है। और ये इक्वेशन देखो कैसा है, P बाय Q और फिर R बाय, तो ये डिवाइड बाय ये, फिर ये डिवाइड बाय, तो अब ये R1 R2 का टर्म हो तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ये होना चाहिए, इसको इससे डिवाइड करना है, इक्वल्स टू इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है? ओके, तो दिस विल गिव यू दी बैलेंस कंडीशन, ठीक है? ओके, क्लियर है? चलो, तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इस पे एक सम करते हैं, इसका फोटो ले लो एक। अच्छा, इसमें ना एक कंडीशन और याद रख लो, अभी आपके बुक में वो नहीं दिया हुआ है, सुनो हियर सी, इसमें एक कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंडीशंस। ओके, ये कंडीशन आपके बुक में नहीं है तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ये कंडीशन हमें मिला किसके लिए? जब मेरा VB इक्वल टू क्या था? VB इक्वल टू VD। पर हम कंडीशन ये ले रहे हैं, अगर मैंने कहा कि VB जो है, ध्यान से सुनना, इफ VB इज ग्रेटर देन VD, अगर VB का पोटेंशियल VD से बड़ा हो गया, अब मुझे पता है अगर इसका पोटेंशियल बड़ा है तो करंट यहां से यहां फ्लो होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, बराबर? तो करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो उस केस में ये कंडीशन, आपको सिर्फ कंडीशन याद रखना, उस केस में ये कंडीशन हो जाएगा P बाय Q इज लेस देन R बाय S, राइट? ये आपको याद रखना है। और दूसरा कंडीशन ये होगा, राइट, इफ VB इज लेस देन VD, तो क्या हो जाएगा फिर? ये दो कंडीशन आप खाली याद रखो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, राइट? तो ये दो कंडीशंस एक्स्ट्रा है। ओके, यू कैन राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, याद रखने के लिए। क्या बोल रहे हो? तो क्वेश्चन मैं इसी में दे देता हूं, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो जरा। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो मैंने ये जो रेजिस्टेंस लगी है, सब में थोड़ा रफ इरेज कर देता हूँ, इनका कुछ यूज नहीं अभी। ओके, सो
ओके हियर एवरीवन। तो यहाँ पे देखो प्लीज, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये आपके लिए, यू कैन सॉल्व अभी। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, 100 ओम, 200 ओम, 40 ओम। यहाँ पे ये 2 रेजिस्टेंस लगा है पैरेलल में, ठीक है, ये है 100 और ये R है जो मुझे पता नहीं। तो अगर मुझे बैलेंस कंडीशन चाहिए, यहाँ पे बैलेंस कंडीशन चाहिए, मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए, राइट। तो जब भी आपको बैलेंस कंडीशन बोले, आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या, राइट, मतलब इसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा है। अगर मुझे यहाँ पे बैलेंस कंडीशन चाहिए तो आप बताओ इस R की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलो सॉल्व करो। क्या करना है, यू नीड अ बैलेंस कंडीशन, सो दैट फॉर बैलेंस कंडीशन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R। हाँ, तो आप दिस डिवाइड बाय दिस करोगे, दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो सॉल्व होगा ना। करो, सॉल्व करो, नोटबुक में निकालो। मिला 5 आ गया, चलो ठीक है। हाँ सुनो, यहाँ पे कंडीशन क्या था, अगर मान लो इसको मैंने, सुनो यहाँ पे इसको R1 लिया, इसे R2 लिया, इसे R3 लिया और इसे, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय, तो ये आपको याद रखना है कंडीशन हमेशा, R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय, अच्छा जी, R1 100 है, ये मुझे पता है, आपने लिख दिया इसके यहाँ पे 100। R2 जो है वो कितना है, दिस इज टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो किसी को भी पैरेलल कैसे निकलता है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/, ये 100 है, ये R है, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, R प्लस 100 डिवाइड बाय 100R। ये मुझे वैल्यू मिली 1/RP की, इसको इनोटेंडो कर दो तो RP कितना हो जाएगा, 100R डिवाइड बाय, राइट। तो मुझे इसका टोटल वैल्यू कितना मिला, ये मिल गया, कितना है 100R डिवाइड बाय R प्लस 100 इक्वल्स टू R3 कितना है 200 और 40, सो 200 डिवाइड बाय, ये 0 कैंसिल, 4 सा ये 4 5 आ गया। यहाँ पे देखो ये 100 कैंसिल होगा, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, बराबर, तो R प्लस 100 डिवाइड बाय R इक्वल्स टू 5, इसको R को उधर लेके जाओ तो R प्लस 100 इक्वल्स टू 5R, इस R को वहां लेके जाओ, सो 100 इक्वल्स टू 5R माइनस R, सो 100 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4R, 4 को डिवाइड करो तो R की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाय 4 विच इज नथिंग बट 25। सर R इज हाउ मच, 25 ओम, ठीक है। डबल करने पे 10 होएगा, तेरे को पता रहेगा 25 से तब स्क्वायर लगाएगा ना, हाँ 125 तो क्या लगा देगा, तो पता होना जरूरी है, ठीक है। सम समझे कैसे आने वाले व्हीटस्टोन पे, हाँ। नाउ द टॉपिक इज अनदर, दैट इज मीटर ब्रिज, ओके। अब इसको नाम मीटर ब्रिज क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे एक 1 मीटर का स्केल लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसके अंदर एक 1 मीटर का स्केल है। पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, वर्किंग बहुत सिंपल है, हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सुनो, सो वी हैव अ मीटर ब्रिज, पर इस मीटर ब्रिज में हमारे पास 3 कॉपर के प्लेट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये एक है, तो इसको मैंने ऐसे C1 नाम दे दिया, इसको C2 दे दिया और इसको, सो दीज आर दी कॉपर प्लेट्स, ये क्या हमारे कॉपर प्लेट्स हैं। और इन कॉपर प्लेट्स में LG इज योर लेफ्ट गैप, दिस इज योर राइट गैप। लेफ्ट गैप में हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा के रखा है जो हमें फाइंड आउट करना है। राइट गैप में हमने एक जो है रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, आपने देखा है कॉलेज में रेजिस्टेंस बॉक्स, ब्लैक कलर का होता है, उसमें निकालते हम लोग, नहीं देखा, चलो ठीक है अभी होगा। तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ ऐसे रहता है, राइट, इसके अंदर पिंस लगे हुए रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन होगा, एक कनेक्शन पॉजिटिव जाएगा, एक कनेक्शन नेगेटिव जाएगा, और इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे। अगर मान लो आपने वो वाला रेजिस्टेंस वहाँ से निकाल दिया, ऐसे एक नॉब होता है, वो नॉब उस होल में आप ऐसे डाल देते हो, ठीक है, अगर लग गया है तो कुछ नहीं, पर आपने उसको निकाल दिया मतलब उतना रेजिस्टेंस उसमें से निकल गया है, तो वो रेजिस्टेंस काउंट होगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स है,
मिडल वाले में यहाँ पे हमने कनेक्ट किया गैलोनोमीटर, और इस गैलोनोमीटर से कनेक्टेड एक जॉकी, इसको हम जॉकी बोलते हैं, ये जो है राइट। जॉकी क्या होता है, सुनो, एक पेन की तरह होता है, आप गूगल भी कर लेना जाके घर पे, एक पेन की तरह होगा, ठीक है। जॉकी लिखना, पर लिखना मीटर स्केल जॉकी, तो कुछ और जॉकी आ जाएगा तुम। सुनो, यहां सुनो, आपने क्या करना है, वो जॉकी जो होती है, सुनो अभी पहले एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, एक पेन की तरह होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, पॉइंटेड होता है, मेटल का पॉइंट्स होता है, पीछे वायर लगी हुई रहती है, और वो वायर जाती है किसके अंदर, गैलोमीटर के अंदर, और गैलोमीटर से एक वायर निकलेगी, जाएगी कहाँ पे, इस C2 वाले प्लेट पे, ठीक है, नॉब होगा जो यहाँ कनेक्ट करोगे आप। तो आपका इस गैप में आपने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको X लिख दिया है, इस गैप में आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, इस प्लेट से आपने गैलोमीटर कनेक्ट किया और गैलोमीटर कनेक्ट कर दिया एक जॉकी से। अब ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये एक वायर है, ये क्या है, अगेन ये कॉपर का वायर होता है, राइट, ओपन वायर होता है, उसके ऊपर हम लोग कुछ PVC का कोटिंग नहीं होता है, ओपन वायर होता है, और उस वायर में, उस वायर का जो लेंथ होता है कितना है, 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर का स्केल है, तो इट्स अबाउट हाउ मच, 100 सेंटीमीटर, कितना है ये, तो एक 100, मतलब अब आप सोच लो 100 सेंटीमीटर, मतलब इतना बड़ा तो ये अपैरेटस होगा ही फिर, है ना, राइट। हाँ, दिस इज योर जॉकी, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो ये जो है एक 100 मीटर का स्केल लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने इसको कुछ पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स से ये पॉइंट को A दे दिया, इस पॉइंट को B दे दिया, तो A और B में हमारा 1 मीटर का वायर है, और उसी को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ विथ EMF E एंड एक की, और ये रियोस्टैट है, ये क्या हमारा रियोस्टैट, ठीक है। रियोस्टैट इज व्हाट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या होता है रियोस्टैट, ठीक है। तो पॉइंट B कनेक्ट हो गया रियोस्टैट के साथ, और A जो है तो ये कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, सिमिलरली ये रियोस्टैट आगे कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे आप इसको क्लोज करोगे, करंट फ्लो सारा स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे ये 1 मीटर स्केल है, अगेन हमें यहाँ पे बैलेंस कंडीशन लेके आना है, जैसा हमने मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन नेटवर्क में किया था। व्हीटस्टोन नेटवर्क में देखो 4 रेजिस्टेंस थे, ठीक है, बैलेंस किया था हमने, तो R1/R2 R3/R4 ऐसे कर रखा था। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही होगा। अब आप जरा एक बात देखो, ये A से लेके B तक का जो वायर है, इस वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट, हर वायर में कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, एपैरेटस को, एक्सपेरिमेंट को शुरू कैसे करते हैं, आपने सारा सेटअप कर दिया जैसा दिख रहा है, आपने यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस भी लगा दिया है, चलो लगा दिया हमने। अब मुझे क्या करना है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में मैंने कोई रेजिस्टेंस डिसाइड किया, मान लो मैंने डिसाइड किया 50 ओम, कितना, मैंने इसमें से 50 ओम निकाला। 50 ओम कैसे निकालेंगे सर, तो यहाँ पे होता है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, 50 ओम। या तो आप 50 ओम का डायरेक्टली वो क्लिप निकाल लो, या तो एक 10 का, एक 20 का और एक 30 का निकाल लो, सॉरी एक 20 का और एक 30 का निकाल लो, ठीक है, तो भी 50 हो जाएगा, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे 50 ओम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने जो डिवाइस लगाया, मुझे उसका रेजिस्टेंस पता नहीं है कितना है। अब आपका काम शुरू होता है, यहाँ पे आप ये जॉकी जो है, इस जॉकी को लोगे, आप उसको एक एक पॉइंट पे टच करोगे, इस वायर पे क्या करोगे, कभी भी याद रखना स्लाइड नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, उसको, ये वायर होती है तो वायर पे ऐसे स्लाइड करते हैं। अच्छा, ये करते क्यों है बाय द वे, ये हम ये चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे ये गैल्वेनोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन देगा। क्या देगा, गैल्वेनोमीटर जो है हमें इसका चाहिए नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि वो जीरो डिफ्लेक्शन, देखो गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है, राइट, तो यहां पे सेंटर में जो है करंट जीरो होता है, यहां पे करंट होता है, यहां पे भी, तो हमें वो नल डिफ्लेक्शन मतलब हमें कहां चाहिए, वो जीरो पे। मान लो आपने इसको यहां पे रखा, यहां पे ये गैल्वेनोमीटर मुझे ऐसे शो कर रहा है, कहां पे, इस तरफ। आपने पॉइंट थोड़ा और आगे लिया, ये थोड़ा और इधर आया, आपने थोड़ा और आगे लिया, ये और इधर आया, आपने गलती से आप यहाँ आ गए, ये इधर चला गया, तो आपको पता चला थोड़ा पीछे जाना है, बराबर, फिर आप पीछे गए, तो आपने इस पॉइंट पे आपको ये नल डिफ्लेक्शन दे दिया, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सिर्फ जॉकी को टच करना है एक एक पॉइंट पे, और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रीडिंग मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, गैल्वेनोमीटर में। हमें वो रीडिंग चाहिए जब वो हमें नल डिफ्लेक्शन दे, क्या दे। अब आप मुझे एक बताओ, नल डिफ्लेक्शन कब मिलता है, जब हमारा
इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाए, पहला वाला कंडीशन है ना। इफ देयर इज एन इक्वल पोटेंशियल तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, नल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे आ गया। अब आपने उस पॉइंट को नाम दे दिया कुछ, मान लो डी, ए बी सी, सी नहीं है सी, चलो ये सी ए लिया, इसको मैंने डी नाम दे दिया, ठीक है, तो इसको हमने डी नाम दे दिया। अब आपको देखो एक लेंथ मिला है, क्या मिला है, यहां से लेकर के इस डी तक का जो एक लेंथ है वो एक लेफ्ट साइड का लेंथ है, और यहां से यहां तक का एक लेंथ है वो मेरा राइट साइड का लेंथ है। इस लेंथ को मान लो यहाँ पे एक्स लगाया, मैंने इसको बोल दिया एल एक्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, इसको मैंने बोल दिया एल आर, ठीक है, एल एक्स। और ये लेंथ क्यों निकाला सर आपने, जरा ध्यान देना अभी। अच्छा, आपने ये लेंथ निकाला, इसके सामने ही जस्ट स्केल लगी हुई है, इसके सामने ही जस्ट मान लो ये आपको मिला कुछ एक 45 सेंटीमीटर पे, कितना, तो ये बचा हुआ कितना होगा फिर, टोटल 100 होता है ना, तो ये 45 तो बचा हुआ 55, वो आप इजीली काउंट कर लोगे। तो अगर इसका लेंथ 45 तो इसका लेंथ, चलो ये कर लिया सर, आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इस हर एक वायर का एक रेजिस्टेंस होता है पर यूनिट लेंथ, तो हर एक वायर का जब रेजिस्टेंस है, जब आप आगे आगे जा रहे हो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बराबर। अब आप देखो यहाँ पे जैसे मीटर ब्रिज में मीटर कह रहा हूँ, व्हीटस्टोन नेटवर्क में आपको 4 रेजिस्टेंस थे, है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये हमारा बैलेंस कंडीशन हो रहा था। वैसे ही यहाँ पे देखो 4 रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस वायर का रेजिस्टेंस और एक, है ना, ये भी उसकी तरह कंडीशन हो गया। और ये पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, एक बैलेंस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट ऊपर के, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये बिल्कुल उसी की तरह है। फर्क यहाँ पर है कि हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस लगाने के बजाय हमने एक वायर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, तो सर वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, ये भी क्वेश्चन आता है, राइट, वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो मान लो मैंने आपको एक बोल दिया कि मेरे वायर का जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, क्या, बात ध्यान सुनना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वायर का, मान लो 2 ओम, कितना है, ये पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1-1 सेंटीमीटर आगे जाऊंगा तो रेजिस्टेंस 2 से बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो मेरा हर एक लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, ज्यादा है काफी बट ठीक है, हर यूनिट हर एक सेंटीमीटर का लेंथ कितना है। तो अगर मैंने बोला मान लो मुझे कितना मिला था 45, तो मैंने ऐसे वो लिखा होता, रेजिस्टेंस पर यूनिट 45 लेंथ इज हाउ मच 2, ये 45 को इधर लेके आ जाओ, सो 2 इंटू कितना आ जाएगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस यहां से यहां तक कितना मिला मुझे, समझ में आ रहा है कैसे हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। फिर इसका कितना आ जाएगा 55, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 110, समझ में। तो इसका रेजिस्टेंस भी मिल गया, इसका रेजिस्टेंस भी, ये तो पता ही है, ये अननोन है, ये भी फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये मिल गया, ये मिल गया, तो ये भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसको एक्सप्रेशन कैसा देंगे हम, इसके एक्सप्रेशन कैसे देंगे, जरा ध्यान देना। जैसा बैलेंस कंडीशन था हमारा व्हीटस्टोन में, वैसे ही बैलेंस कंडीशन यहां भी बन गया। ओके, तो मैं क्या करूंगा, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय, तो मैंने लिखा x डिवाइड बाय रेजिस्टेंस बॉक्स का r इज इक्वल टू Lx डिवाइड बाय Lr, बराबर, ये हमने कंडीशन दे दिया। ओके, तो Lx डिवाइड बाय Lr हमें आ गया। अभी यहां पर क्या होता है कि ये तो हमने डायरेक्टली दे दिया, पर आपके बुक में अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है वो लोगों ने, राइट, तो वो लोगों ने ना डायरेक्ट Lx नहीं लिया, डायरेक्ट वो लोगों ने क्या लिखा है कि ये जो मेरा वो लोगों ने x और r से डिफाइन किया आपके बुक में, हाँ ठीक है, वो लोगों ने देखो ऐसे बोला है, ये जो मेरा a से लेके d तक है, ध्यान से देखना बच्चों, a से लेके d तक है, इसका रेजिस्टेंस वो लोग ने मान लिया RAD, क्या मान लिया, मतलब रेजिस्टेंस फॉर a टू d, और यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस को मान लिया R DD या DB, चलो ठीक है DB, ठीक है। तो इसके यहाँ पर उन्होंने पहले वैसा लिखा, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा, पर अभी उसकी तरह सॉल्व करते हैं। चलो, तो हमारा है x बाय r इक्वल्स टू RAD प्लस R DB। ओके, अच्छा, आप सबको पता है रेजिस्टेंस हमने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी और लेंथ अगर मुझे लिखना है
तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इट कैन बी रिटन एज रेजिस्टेंस इज L बाई ए। इसको हटाओगे तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय, ये मेरा हो गया। तो इस R की जगह पे मैं रो L बाई ए लिख सकता हूं। अच्छा, रेजिस्टिविटी तो इस पूरे वायर की सेम होगी, बराबर। क्रॉस सेक्शन एरिया इस पूरे वायर का सेम होगा, मतलब इसका जो थिकनेस है वायर का वो क्या रहेगा हमारा। तो एक बात और, अगर वायर का थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें आंसर एक्यूरेट नहीं आएंगे, ये एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको सेम मान के चल रहे हैं ना कि इस पूरा जो मीटर ब्रिज है इसका पूरा वायर का जो थिकनेस है वो क्या है, इक्वल है। तो RAD की वैल्यू हो जाएगी, RAD की वैल्यू हो जाएगी रो लेंथ AD बराबर अपॉन ए में तो AD नहीं लिखेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जितना भी वायर है, उस जैसे ये मार्कर है, मान लो वायर है, तो जितना थिकनेस यहां पर है उतनी थिकनेस यहां पर भी है ना, राइट। तो उस थिकनेस के वजह से जितना एरिया यहां बना उतना एरिया यहां पे भी बन रहा है, उतना एरिया, तो एरिया हर जगह क्या है हमारा, सेम है। तो ये RAD के लिए हो गया। अभी RAD में जो मेरा लेंथ था वो कितना था, तो इसके आप हम क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा रो LX अपॉन ए। सिमिलरली R DB की जगह लिखोगे रो L DB बाई ए, और DB कितना है हमारा, तो रो LR बाई, अब ये वैल्यूज को इधर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा रो LX बाय ए अपॉन रो LR बाय ए कैंसिल, रो कैंसिल, बचा क्या LX बाय, तो जो हमने डायरेक्टली लिख दिया था पहले, ठीक है। तो यहां पर आपको एग्जाम में आता है सॉल्व करके दिखा देना, मार्क्स तभी मिलेंगे। तो x बाय आर कितना मिल गया मुझे, LX बाय। तो बच्चों अगर मुझे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है x, तो इस r को वहां लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू LX बाय LR इंटू R, दैट्स इट। तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये, आपको कॉलेज में करवाया जाएगा, दोनों एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज भी और व्हीटस्टोन नेटवर्क भी, ठीक है। दोनों एक्सपेरिमेंट कॉलेज में करना आपको। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, अगर आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो रीडिंग आपको नल डिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका नल डिफ्लेक्शन प्रॉपर आने के लिए ये कनेक्शन बराबर होने जरूरी है। दूसरी बात ये आपको चेक करनी है यहाँ पे कि ये जो प्लेट्स हैं और ये जो वायर है ये दोनों टच ना हो आपस में, ठीक है। ये भी कॉपर के प्लेट है, ये भी कॉपर का वायर है, ये दोनों आपस में टच ना हो, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि जॉकी को आप इस पे स्लाइड करते हुए नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आप स्लाइड करते हुए, बहुत बच्चे ऐसे रख देते हैं और गैलोमीटर को देखते रहते हैं और इधर स्लाइड करते रहते हैं, जिधर पे जीरो आ गया उधर रुक जाते हैं। तो स्लाइड करने से क्या होगा, आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, आपको टैप करना है हर एक जगह पे, और फिर जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आ जाए वो काउंट लेना है, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन इज योर जीरो रीडिंग, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मीटर ब्रिज, ओके। सो यहाँ पे अगेन मीटर ब्रिज में आप क्या करोगे, अननोन रेजिस्टेंस को ही फाइंड आउट करोगे। अभी देखो एक क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल 9.5 एग्जांपल दैट यू टेक एज एन होमवर्क। अभी आपको मैंने एक यहाँ पे जैसे एक बताया था, आपको पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस दिया होगा और आप जो है उसके बेस पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। या तो आप होमवर्क में एग्जांपल 9.5 करके आओगे, ठीक है। अभी इसमें केल्विन मेथड भी है जो कि आपको फिलहाल ऑब्जर्व एंड डिस्कस में डाल दिया है, राइट। जैसे पेज नंबर 219 पे देखोगे, दिखा। अच्छा देखो, आपको यहाँ पे रिमेंबर दिस दिया है कुछ, पेज नंबर 219 पे दिखा क्या, वहां पे मिला है सोर्सेज ऑफ एरर। एरर कहां होने के चांसेस है, दिख रहा है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म, तो एरर आएगा। दूसरा, द एंड ऑफ द वायर आर शोल्डर्ड टू द मेटेलिक स्ट्रिप where contact resistance is developed which is not taken into। तो जब मैं इसको शोल्डर करता हूं, ये वायर को इसमें शोल्डर किया जाता है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें उनकी वजह से कांटेक्ट रेजिस्टेंस एक डेवलप होता है, उनके दोनों के कांटेक्ट में आने की वजह से। वो भी हम अकाउंट में, मतलब कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई मान लो मैंने ये अननोन रेजिस्टेंस लगाया है, चलो मुझे पता है इसका रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम है, कितना है
पर मैं चाहता हूं कि मैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करूं 50 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आप उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू करोगे, या तो कम आया तो ज्यादा है, मतलब एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ सम एरर। ठीक है, ये सब वाइवा में पूछते हैं। जब आप वाइवा के लिए बैठते हो टीचर के पास, 12 में हो तो वाइवा होगा फिजिक्स का, तो उसमें पूछेंगे व्हाट आर द एरर्स इन मीटर ब्रिज, है ना, हाउ वी कैन एलिमिनेट दैट एरर। तो ये सारे आपको कुछ याद रखने चीजें। ओके, टू मिनिमाइज एरर क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ आर इज सो एडजस्टेड दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन टू द मिडल ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द वायर बिटवीन 34 टू राइट। तो वैल्यू ऑफ आर हमें बेसिकली ये आर जो है, मैंने जैसे बोला ना, ये आर आप कुछ भी चूज कर लो, है ना, पर आपको कुछ भी चूज करोगे तो ये आपको कहीं पे भी मिलेगा। पर यहां पे बोला गया इस आर को ऐसे चूज करो कि वो 34 से लेके 66 के बीच में ही रीडिंग दे, राइट। तो उससे आपके आंसर एक्यूरेट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको ये वैसा आर चूज करना है। अगर आपको मान लो आपने खुद, क्योंकि ये आप डिसाइड कर रहे हो ना, ये आप डिसाइड कर रहे हो, मान लो आपने यहाँ पे 50 की जगह 100 ओम निकाल लिया और आपको ये बराबर इधर आ गया, इधर पे नल पॉइंट दे रहा है या फिर इधर नल पॉइंट दे रहा है, तो उसके लिए क्या करो, इसको चेंज करो और कोशिश ये रखो कि 33 और 66 के मतलब जितना मिडल में होगा उतना एक्यूरेसी होगी। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड द नोन रेजिस्टेंस बॉक्स। तो आप चाहिए तो इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, राइट। फिर से हमारा आंसर क्या आ रहा है। और दूसरा, द जॉकी शुड बी टैप्ड ऑन द वायर एंड नॉट स्लाइडेड। ठीक है, सो वी यूज जॉकी टू डिटेक्ट वेदर देयर इज अ करंट थ्रू द सेंट्रल ब्रांच। दिस इज पॉसिबल ओनली बाय, तो नॉट बाय द स्लाइडिंग द जॉकी। ओके, एप्लीकेशन क्या दिया है, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ द वेरी लो रेजिस्टेंस प्रिसाइसली। तो बेसिकली ऐसे डिवाइस जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मान लो मैंने जो जैसे गैलोमीटर ही हो गया, इनके रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं, अब मुझे इसका ही रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो मैंने यहाँ पे गैलोमीटर लगा दिया दूसरा। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए। दूसरा, वी कैन ऑल्सो मेजर दी क्वांटिटीज सच एज, देखो यहाँ पे दिया गैलोमीटर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इंपीडेंस बाय यूजिंग दी राइट। अच्छा, ये कैपेसिटेंस तो फिर आपने पढ़ा है, राइट, बट ये इंडक्टेंस, इंपीडेंस यू विल डू जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मर वगैरह करवाऊंगा EMI में तब। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। दूसरा आपको कैल्विन मेथड दिया है, वो भी बहुत इजी है, उसमें भी सब कुछ सेम ही है। फर्क खाली इतना है कैल्विन मेथड में ना, बच्चों देख लो आप जरा, यहाँ पे कैल्विन मेथड में यहाँ पे एक गैलोमीटर लगा रखा है, वो लोग ने क्या लगा रखा है, यहाँ पे आओ देखो, वो जो ये वाला पार्ट है इसमें गैलोमीटर नहीं लगा हुआ है, बराबर। तो ये एक बार थोड़ा सा देख लेना, इजी मेथड है, अगर हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और एक आपको दिया है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पेज नंबर 220 पे, उसी में कंटिन्यूएशन में है। तो एक काम करता हूँ मैं, कैल्विन और ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बाय द वे यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो आपको आता है पोटेंशियोमीटर, जो कि एक अलग टॉपिक है। तो उसमें हम EMF कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो वहां पे अगर कोई बैटरी, कोई एक सेल है, उसका मुझे निकालना है अगर अननोन EMF, तो उसके लिए वी विल बी यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे।